मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, आज पीजीटी कॉमर्स का ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, पिछले सारे लेक्चर्स जो हुए थे हमने सिलेबस जो स्टार्ट किया था वो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक से स्टार्ट किया था। ठीक है, यानी कि लागत लेखांकन के टॉपिक से स्टार्ट किया था। वो टॉपिक जो है वो ओवर हो चुका है, उसको आप लोग रिवाइज करिए, पढ़िए, जो भी नोट्स हैं उसको रिवाइज करिए। ठीक है, उससे रिलेटेड जिस पार्ट में भी न्यूमेरिकल है उसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में जिन पार्ट्स में भी न्यूमेरिकल है वो बनाइए। क्लास में भी अच्छे खासे सवाल बना चुके हैं हम लोग। बाकी आपके पास अगर बुक है या इंटरनेट से हेल्प लेके आप बनाना चाहते हैं तो वो आप बनाइए। आज जो हम लोग बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आपके सिलेबस का, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं वित्तीय प्रबंधन। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, इवन वो बिजनेस चाहे जितना भी छोटा हो, मतलब इतना छोटा हो कि फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि आप रोड के किनारे एक इंसान एक डलिया में जो शायद 100-150 नींबू लेके बैठा है और बेच रहा है, उतना छोटे से लेके, या फिर आप इमेजिन करिए कि आप एक ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कार बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, उतने लार्ज स्केल का बिजनेस। ठीक है, कोई भी बिजनेस चाहे वो जितना भी छोटा हो जितना भी बड़ा हो, उसको जब भी आप स्टार्ट करने के बारे में दिमाग में सोचते हैं तो सबसे पहले चीज जो आती है वो आता है ये मनी। ठीक है, मतलब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मस्ट है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है पैसा, यानी कि मनी। ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं फिनेंस, कि आप फंड्स कहाँ से लेके आने वाले हो। ठीक है, वो पैसा आप कहाँ से लेके आने वाले हो। ठीक है, तो इन जनरल नॉर्मली मानिए आप कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाले, मानो आप एक ग्रोसरी स्टोर, एक किराने की दुकान खोलना चाहते हैं, उसमें भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो स्टार्ट में आपको पैसे लगाना पड़ेगा, जो कैपिटल आपको जो पूंजी लगानी पड़ेगी, वो मिनिमम 1 लाख तो होगा ही या 50,000 तो होगा ही। ठीक है, अगर आपके पास खुद के पास वो पैसा है तो वेल एंड गुड, आप वो पैसा लगा देते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद के पास नहीं है तो फिर आप बोरो करते हैं, जिसको हम कहते हैं बोरोड फंड। तो आप कहीं से उधार लेके आते हैं, बैंक से, या ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो जनरली बैंक से, किसी फिनेंसर से, या आपके कोई रिलेटिव है उनसे। ठीक है, तो आप वो पैसे उधार लेके आते हैं और फिर आप अपना बिजनेस जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसे लेके आना, एक लाइन में बोल देना और बिजनेस शुरू करना, ये बात 2 लाइन की नहीं है। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस है। ठीक है, कि पैसे मानिए आपको बैंक से मिल भी गए तो भी ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग जो बैंक से लोन लेके बिजनेस शुरू करते हैं या अपने पैसे से बिजनेस शुरू करते हैं उनका बिजनेस सक्सेसफुली होता है, प्रॉफिट में ही जाता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि 1 साल चला, धंधा जो है वो बंद हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है जो कि है मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। ठीक है, कि हर इंसान जैसे बोलते हैं ना कि अरे इसका दिमाग बहुत बिजनेस माइंडेड है ये। ठीक है, ये बहुत बिजनेस माइंडेड है, इसको बहुत पता है कैसे मैनेज करते हैं पैसे को, फंड को। तो मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट भी एक कला है, एक आर्ट है। ठीक है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस का, क्योंकि प्रॉपर फिनेंशियल मैनेजमेंट अगर ना हो तो बड़े से बड़ा बिजनेस हो या फिर छोटे से छोटा बिजनेस हो, वो डूब जाएगा। तो इसलिए अभी तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप एक अलग से चैप्टर ही पढ़ते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट। आपका तो एक टॉपिक है, ठीक है, लेकिन ये अलग से एक सब्जेक्ट है पूरा। ठीक है, लोग इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, लोग होते हैं, एक्सपर्टीज जिनकी होती है इस फील्ड में। ठीक है, उनका बहुत नाम है, उनकी बहुत मांग है मार्केट में इस तरह के लोगों की। तो हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्वियस तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे फिनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, मतलब क्या है इसका, मीनिंग क्या है इसकी, स्कोप क्या है इसका, और फिर इसके अंदर जो पूरा प्रोसेस होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें हम क्या क्या चीज़ें जो है वो करते हैं। तो बहुत सारे नए टर्म्स भी आप लोग सीखेंगे इसमें फिनेंशियल मैनेजमेंट में, और सिर्फ इस एग्ज़ाम के रेस्पेक्ट से नहीं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो या आप लोग पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उसका एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऐसा नहीं है कि कुछ जैसे होता है ना साइंस में चीज़ें पढ़ते हैं तो लैब में एक्सपेरिमेंट करना होता है। इसमें आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो आप रियल लाइफ में खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो गया है ना कि लोग फिनेंशियल लिटरेसी के लिए अलग से क्लास करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, कुछ को हम भी जानते हैं, पर्सनली मेरा कॉन्टैक्ट है। ठीक है, कि क्लासेस आप लीजिए इस प्लेटफॉर्म पर फिनेंशियल लिटरेसी के,
तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, आई विल नॉट टेक द नेम, तो लोग उसके लिए पे करते हैं कि हम अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली 8 से 12 क्लास के, कि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए लोग क्लासेस कराते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेटेबल है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो पहले की अगर हम बात करें, पुराने टाइम की बात करें, आज से 40 साल 50 साल पहले की बात करें, तब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप था ना, दैट वाज वेरी लिमिटेड। ठीक है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी जो होता है, ठीक है, मानव प्रबंधन जो होता है ना, उसका भी स्कोप पहले बहुत लिमिटेड था। लेकिन टाइम के साथ साथ जब लोगों को उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, तो फिर हम उसको और डिटेल में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी जो स्कोप था, स्कोप कहने का मतलब कि लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या समझते थे और फाइनेंशियल मैनेजर जो होता था वो क्या करता था बिजनेस में। तो उस टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप ये था ना कि बस फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब आप कहीं से भी पैसा जुगाड़ करिए, कहीं से भी, मतलब इलीगल वे से नहीं, जहाँ से भी आप बैंक से ले रहे हैं, अपने रिश्तेदार से ले रहे हैं, आपका अपना पर्सनल है, आपका जो भी चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ आप कर रहे हैं, तो वो आप करके कहीं से भी पैसे जो है वो बिजनेस में ले आइए, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन वो बात वहाँ पे खत्म नहीं होती। आप जब पैसे बिजनेस में ले आते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट उससे भी आगे है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है ना कि आप फंड्स लेके आओ एंड देन यू सी कि आप उस फंड को, उस पैसे को जुडिशियसली कैसे यूज करते हो, सही तरीके से कैसे यूज करते हो। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड जुडिशियस यूज ऑफ फंड इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 2 लाइन में, ठीक है। अभी एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, और ज्यादा इसको डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, लिखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, प्लानिंग, कॉमा, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कॉमा, डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग, कॉमा, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, directing, controlling the financial activities, the financial activities such as, such as procurement and utilization of funds, such as procurement and utilization of funds of the enterprise, of the enterprise, full stop। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये मैनेजमेंट का जो है ना वो वर्ड आ जाए, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो, तो ये सिंपल हो जाता है कि आप लोग मैनेजमेंट पढ़ते थे ना, कि मैनेजमेंट का मतलब होता है क्या। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एडवांस में ये प्लान कर लेना कि हमको क्या करना है, कैसे करना है और किससे करवाना है। ठीक है, ये सिंपल मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। ठीक है, तो सिंपल जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी बात आती है, या मैनेजमेंट में जब हम पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, तो इन सारे फंक्शंस को जब हम फिनेंस के रेस्पेक्ट में अप्लाई करते हैं तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स के रेस्पेक्ट में अप्लाई करते हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आगे एक लाइन लिख लीजिए, इट मीन्स, इट मीन्स applying general management principles, it means applying general management principles to financial resources of the enterprise, to financial resources of the enterprise। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट चीज लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या लीजिए, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किसी भी नाम से आप इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है, या तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह सकते हैं हम इसको, या हम कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है,
यानी कि वित्तीय प्रबंधन की कार्य प्रणाली आप कह लीजिए, ठीक है, या इसका फंक्शन क्या काम है इसका वो। तो स्टेप बाय स्टेप पहले लिखेंगे इसको कि अच्छा ये है, और फिर एक एक स्टेप हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन या प्रोसेस का पहला स्टेप जो है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, द फर्स्ट थिंग जो हम करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट में, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, पहले हम लिख लेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट, देन वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कॉम्पोजिशन, determination of capital composition। अभी सिर्फ लिखिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं, हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, द नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, next is disposal of surplus, then you have management of cash, then you have financial controls, the last thing। ठीक है, तो ये सारा जो है वो प्रोसेस है या स्टेप्स है फिनेंशियल मैनेजमेंट के, लिख दिए मैंने बोर्ड पे। अब एक एक करके जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऐसे इमेजिन करिए कि हम लोग जो है एक बिजनेस चलाते हैं मिलके। ठीक है, हमारी एक कंपनी है, ठीक है, जो हमने स्टार्ट करी है। ठीक है, हम लोग कंपनी स्टार्ट की, एक बिजनेस स्टार्ट किए, वो कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, जो भी फॉर्म है बिजनेस का, जो भी फॉर्मेट है, डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ बिजनेस भी हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो जिस भी फॉर्मेट है, किसी फॉर्मेट में हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अब यह बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिमाग में ये चीज़ लेके आएंगे कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कितनी पूंजी की ज़रूरत है, कितने पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हर एक बिजनेस फॉर्मेट जो भी होता है, आप जिस फॉर्मेट पे बिजनेस कर रहे हैं उसका अलग अलग स्केल होता है कि आप स्मॉल स्केल पे कर रहे हो, आप मीडियम स्केल पे कर रहे हो, आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो। ठीक है, किस तरह का बिजनेस है, क्या सेटअप है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उस बेसिस पे सबसे पहली चीज़ जो हम डिटरमाइन करेंगे, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि आप एक संभावित एक दिमाग में ये लेके आओगे, अंदाज़ा लेके आओगे कि अच्छा ऐसा बिजनेस है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी पूंजी हमको चाहिए, मानिए 5 लाख। ठीक है, इतनी पूंजी हमको चाहिए। तो अब आप ये चीज़ ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बस आप बैठे और बोल दिए 5 लाख चाहिए। प्रॉपर स्टडी जो भी उसकी होगी फैक्टर्स पे, प्रॉस एंड कॉन्स पे, वो आप स्टडी करेंगे सारे फैक्टर्स, और फिर आप ये देखेंगे कि क्या भाई हम कितना प्रोडक्शन करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इतनी मेरी लागत आ जाएगी, हमको इतना एडवर्टाइजिंग में चाहिए होगा इनिशियली। ठीक है, ये मेरी पॉलिसी होगी, ऐसा होगा, जो भी आपका जो भी है एक सेटअप होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आप दिमाग में लेके आओगे कि आपका कैपिटल, यानी कि आपको कितनी पूंजी चाहिए। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है या पहला फंक्शन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, या उस प्रोसेस का पहला जो है वो स्टेप होता है कि आप ये चीज़ एस्टिमेट करोगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट यू नीड, कितनी पूंजी चाहिए आपको बिजनेस के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आप ये सोचोगे ना कि आपकी जो पूंजी होगी, यानी कि जो आप बिजनेस में फंड्स लेके आने वाले हो, जो कैपिटल आपका होगा, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डिटेल में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम बता देते हैं, आप लोग मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि एक बिजनेसमैन स्पेशली कंपनी जब शुरू होती हैं तो उसमें जो फंड होता है, जो कैपिटल होता है, वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है,
तो कुछ जो होता है उसको बोलते हैं ओनर्स फंड, यानी कि जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह, ठीक है। और आप जो उधार लेके करते हो इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर हो या लोन हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उसको हम बोलते हैं बोरोड फंड। तो ये भी एक चीज जो है आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपका जो कैपिटल होगा, आपकी जो पूंजी होगी, उसमें कितना प्रपोर्शन जो है वो ओनर्स फंड का होगा और कितना जो है वो बोरोड फंड का होगा। क्योंकि ये जो भी ओनर्स फंड है या बोरोड फंड है, सब में जो रिस्क का परसेंटेज है वो अलग अलग है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे या लीवरेज एनालिसिस एक पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आगे हम पढ़ेंगे कि आप अपने टोटल कैपिटल जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें आप कितना डेट यानी कि कितनी बोरोड फंड को रखना चाहते हो, क्योंकि उसके वजह से टैक्स वगैरह में आपको फायदा होता है, बाकी सारी चीजें होती हैं। तो ये सेकेंड स्टेप है कि आप डिसाइड करोगे कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, जिसको कि लिखा हुआ है कि कैपिटल कॉम्पोजिशन, उसके लिए टर्म है कैपिटल स्ट्रक्चर की, यानी आपकी जो पूंजी है, पूंजी का ढांचा है, उसमें क्या क्या होगा, कितना ओनर्स फंड होगा और कितना बोरोड फंड होगा, बोरोड फंड डिबेंचर के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, ठीक है, ओनर्स फंड ऑब्वियसली इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सब सारी चीजें। क्योंकि अब आप बोलेंगे कि यार कितना भी ले लेते हैं, नहीं, उतना नहीं ले सकते, क्योंकि हम बताएं सबके साथ कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क जो है वो जुड़ा हुआ है, आपके नेट प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ेगा, आप कितना टैक्स देते हैं उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक लिवरेज एनालिसिस करके होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप डिसाइड करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज कि यू विल डिसाइड द कैपिटल कॉम्पोजिशन, या जिसके लिए टर्म है, प्रॉपर टर्म है, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये ढांचा है, आपकी पूंजी का ढांचा है, उसमें आप ये देख रहे हैं कि आप कितना ओनर्स फंड लेके आने वाले, कितना बोरोड फंड लेके आने वाले, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। देन थर्ड इज, ठीक है, चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है। मतलब आप मानिए आप और फंड बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, तो आप वो फंड ऑलरेडी अगर एक बिजनेस सेटअप है और उसमें आपको और फंड की जरूरत है, तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप यहाँ से फंड्स ले सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे, शेयर्स इशू करोगे, ठीक है, डिबेंचर्स यानी कि ऋण पत्र जिसको हिंदी में बोलते हैं वो आप करोगे, बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेने वाले हो, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट टू बी ड्रॉन, वो बॉन्ड्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। और हर एक चॉइस है, मतलब आप शेयर लोगे, आप डिबेंचर लोगे, आप लोन लोगे, हर एक जो सोर्स है उसका अपना मेरिट, अपना डीमेरिट है। आप अपने बिजनेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अपने रिस्क के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो ये तो इनिशियली हो गया कि आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिए, उसमें भी यही चीज़ है। और फिर आगे भी अगर आपको फंड्स की जरूरत है, एक बार आपका बिजनेस जब चल चुका, तो फिर आप अलग अलग सोर्सेज ऑफ फंड्स को इवेल्युएट कर सकते हो उसके मेरिट डीमेरिट के बेसिस पे, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि हाँ हम लोन ले लेते हैं, या कोई सोचे हम डिबेंचर के थ्रू कर लेते हैं, कोई सोचे कि फ्रेश जो है वो शेयर्स इशू कर देते हैं, ये सब सारी चीज़ें। देन यू हैव इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, ठीक है, मतलब यहाँ तक करने के बाद आपके पास पैसा आ गया, ठीक है, आपको पैसा मिल गया, जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर था, जो भी था, ठीक है, यू गॉट द मनी। इसके बाद तो अभी अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो आपके पास फंड है, ये जो आपके पास पैसा है, उसको आप क्या करने वाले हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसको डिसाइड करना है, और उसका ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्योंकि ठीक है, फंड्स आ गया, वो सब प्रॉपरली मैनेज हो गया, लेकिन अगर फंड्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, उसका यूज नहीं किया जाएगा, प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट बिजनेस क्यों कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ठीक है, ठीक है, ये चीज है। तो अभी अगला है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, ठीक है। तो ये जो फाइनेंस मैनेजर है वो ये डिसाइड करेगा कि फंड्स को हम कौन कौन से प्रॉफिटेबल वेंचर्स में जो है वो लगाएं कि मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहे, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा रहे, रिस्क कम रहे। तो ये रिस्क और रिटर्न के बेसिस पे वो एनालाइज करेगा, और फिर फंड्स को इन्वेस्ट किया जाएगा जहाँ पे भी उसको लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, फिक्स्ड एसेट में या कहीं सिक्योरिटीज़ में, या जो भी उसका प्लान हो, ठीक है। तो अगली चीज़ है कि वंस यू हैव द फंड, तो फिर आप डिसाइड करने वाले हैं कि हाउ यू आर गोना यूटिलाइज दैट फंड, कहाँ पे आप इन्वेस्ट करने वाले हो प्रॉफिटेबल वेंचर्स में, ठीक है। ऑब्वियसली हर एक फाइनेंस मैनेजर चाहता तो यही है कि वो जो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर हो वहाँ पे इन्वेस्ट करे, लेकिन कभी कभी ये डिसीजन फेल भी हो जाता है, सब में है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, ठीक है। अब मानिए आपने फंड जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस जो है वो आपका चल पड़ा, ठीक है, और अब आप प्रॉफिट कमा के बैठे हुए, ठीक है ना, यू हैव प्रॉफिट्स विथ यू। ऐसे ही होता है नॉर्मल बिजनेस में, आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप प्रॉफिट कमाते हैं, हम लोग पॉजिटिव साइड ही देख रहे हैं, लॉस भी हो सकता है,
लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो उसको सरप्लस लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास सरप्लस आ गया, आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हैं इस सरप्लस का। ठीक है, तो जब बिजनेस के पास नेट प्रॉफिट आता है, फाइनेंस मैनेजर के पास नेट प्रॉफिट आता है, तो वो ये चीज डिसाइड करता है ना कि वो दो चीज कर सकता है इसके साथ। ठीक है, ये अभी हम लोग फर्दर डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि जब कोई बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, जिसको कि सरप्लस बोलिए आप प्रॉफिट बोलिए, ठीक है, तो एक फाइनेंस मैनेजर के पास दो ऑप्शन होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो होता है कि उस प्रॉफिट को वो बांट दे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो भी लोग कंपनी के शेयर्स लेते हैं उनको जो रिटर्न मिलता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, दूसरा होता है ना कि उस प्रॉफिट को वो बिजनेस में रिटेन कर ले। ठीक है, दूसरा होता है कि वो प्रॉफिट को जो है वो बिजनेस में रिटेन कर ले। ठीक है, तो उसको रिटेन कर ले तो इसको हम बोलते हैं प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट ये एक टर्म है। ठीक है, ठीक है, तो प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लाउ करना मतलब होता है ना खेत में हल चलाते हैं ऐसे मिट्टी को पीछे खींचते हैं, वो उसी टर्म से आया है। तो जब आपके पास सरप्लस होता है तो आप उससे दो चीज कर सकते हो ये फाइनेंस मैनेजर पे, या तो शेयर होल्डर्स को बांट दो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, या तो उस प्रॉफिट को बिजनेस में ही रख लो। ठीक है, क्यों रख लो, किसी भी चीज के लिए रख सकते हैं। ठीक है, कि हम फर्दर अपने बिजनेस का कुछ डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, या इमरजेंसी के लिए हम रख रहे हैं, या हम कुछ भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जो भी। तो अब ये कितना पार्ट एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे, कितना पार्ट हम अपने बिजनेस में प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट करेंगे यानी कि रिटेन करेंगे, ये सोली जो डिसीजन होगा वो फाइनेंस मैनेजर का होगा, बिजनेस की कंडीशन देखते हुए होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो दिस इज डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, कि आप सरप्लस के साथ क्या करने वाले हैं, वेदर यू गोना डिस्ट्रीब्यूट इट एज डिविडेंड या फिर आप उसको बिजनेस में रिटेन करने वाले हैं फॉर फर्दर ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट ऑफ कैश। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा कि ऑब्वियसली फंड है, आपने इन्वेस्ट किया है, लेकिन हर बिजनेस का ये होता है ना कि कुछ फंड, कुछ पैसा, ठीक है, वो कैश में भी बिजनेस के पास होता है एज वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, कि मानिए आप जैसे अब छोटा सा ही एग्जांपल लीजिए कि अब आप जब किसी सब्जी वाले के पास जाते हैं सब्जी लेने के लिए, तो ऑब्वियसली सब्जी लेके तो वो बैठा है बेचने के लिए, लेकिन अगर आप उसको 100 रुपए का नोट देते हैं और उससे 20 रुपए का सामान लेते हैं तो वो 80 रुपीज़ भी आपको अपने बटुए से निकाल के वापस करता है। ठीक है, क्योंकि जो भी उसके पास आ रहा है बाकी लोगों से वो भी कैश के लिए उसने रखा हुआ है, वर्किंग कैपिटल के लिए रखा हुआ है कि अच्छा ठीक है उसको रिटर्न करना होगा या जो भी। ठीक है, तो हर बिजनेस में भी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए वर्किंग कैपिटल होता है, कैश होता है, क्योंकि बिजनेस की जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होती है, डे टू डे एक्सपेंसेस, बिजली का बिल देना है, जो मजदूर है उनकी वेजेस देना है, ठीक है, यानी क्रेडिटर्स को देना है, या फिर कोई करंट लाइबिलिटी है वो मीट करना है, उसके लिए हर बिजनेस के पास एक अमाउंट ऑफ कैश होता है। तो उस कैश को कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है, ये भी जो है एक फंक्शन है फाइनेंस मैनेजर का। ठीक है, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, मैनेजमेंट ऑफ कैश। एंड लास्ट वन इज फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो कंट्रोल वर्ड तो बार बार हम बता रहे हैं आपको, जहाँ पे भी कंट्रोल वर्ड आ जाए मतलब आप प्लान्ड और जो आपकी एक्चुअल चीज़ें हैं उनको आप मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारे फाइनेंशियल कंट्रोल्स के मेजर्स होते हैं। तो पहले तो आप फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, अपनी रेशियो एनालिसिस हो, वो ट्रेंड एनालिसिस हो, वो वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ऐसी बहुत सारी एनालिसिस होती है। ठीक है, तो इन सारी टेक्निक से आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, फिर आप देखते हैं कि आपने क्या प्लान किया, एक्चुअली में क्या हुआ, कहाँ गलती हो गई, जो डिविएशन वर्ड हम लोग पढ़े थे ना, वेरिएंस वर्ड पढ़े थे, उस तरह की चीज़ें आती हैं। फिर आप उस पर ऐसा फाइनेंस मैनेजर जो है वो डिसीजन लेते हैं, प्लान्स बनाते हैं आने वाले साल के लिए। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, जहाँ पे आप पहले एस्टिमेट करेंगे कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल यू नीड, फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि जो हम कैपिटल लेके आने वाले हैं वो कहाँ से, कितना ओनर्स फंड होगा, कितना बोरोड फंड होगा। देन यू डिसाइड कि अगर आपको फर्दर भी कैपिटल चाहिए तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं। और हर एक जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, जो सोर्स ऑफ फंड होता है, उसके अपने अपने मेरिट और डीमेरिट होते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आप कौन सा सोर्स चुनेंगे। ठीक है, फिर जब आपके पास फाइनली पैसे आ जाते हैं देन यू डिसाइड कि आप इस पैसे का इस्तेमाल कैसे जुडिशियसली करने वाले हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल वेंचर्स में आप करने वाले हैं। फिर फाइनली जब आपका काम चलता है एंड यू हैव प्रॉफिट इन योर हैंड, सरप्लस, उस पर भी फाइनेंस मैनेजर को डिसाइड करना पड़ता है
कि उस सरप्लस को वो क्या करे, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे या रिटेन कर ले, जिसको हम कहते हैं प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। देन यू हैव फॉर डे टू डे एक्टिविटीज जो वर्किंग कैपिटल है, कैश है, उसका मैनेजमेंट, एंड एंड में ऑब्वियसली यू हैव फाइनेंशियल कंट्रोल। और उसके बाद फिर से ये प्रोसेस वहीं पे चला जाता है, एंड दिस साइकिल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट गोज ऑन एंड ऑन, कभी नेवर एंडिंग है ये, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आज की और उसके बाद जो है वो एंड हो गया, ये चीज़ जो है वो चलते रहती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एक वर्ड आया था कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या होता है उसका एक रफ आइडिया मैंने आपको प्रोसेस में बता दिया है, ठीक है, कि ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी उसको और हम लोग डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे, और आपके सिलेबस में जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ये चीज़ जितना भी आप पढ़े वो वेस्ट नहीं जाने वाला है, किसी न किसी एग्जाम में जैसे हम बताए ये चीज़ जो है वो रहती है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, अब इसमें अगला एक पार्ट हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर इसको फाइनेंशियल डिसीजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप भी बोलते हैं, ठीक है, या डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन भी बोलते हैं इसको। कि अगर ऐसे आए कि जो एक फाइनेंस मैनेजर होता है उसको क्या क्या काम करना पड़ता है, किस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसका जवाब भी यही है। या स्कोप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है, उसका जवाब भी यही है। या एलिमेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या है, उसका जवाब भी यही है, ठीक है। तो उसमें मेजर जो है वो तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, तीन तरह के डिसीजंस होते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। एक्सप्लेन अभी करूंगी मैं। Then you have financial decision, and last you have dividend decision. ये टर्म पहले भी यूज हुआ अभी जब हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन को, जो सेकंड पे लिखा है। फाइनेंशियल डिसीजन में ये होता है ना कि ये डिसीजन होता है रिलेटेड टू रेजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोर्स, पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड रिटर्न, ठीक है। मतलब आप बिजनेस के लिए जो फंड, जो पूंजी, जो पैसा, जो भी आप बोलिए जो लेके आने वाले हैं, वो आप किस सोर्स से लेके आएंगे, वो आपका ओनर फंड होगा, बोरोड फंड होगा, मेरा मतलब आप लोन लेंगे, आप डिबेंचर करेंगे, आप शेयर इशू करेंगे, ठीक है। और ये चीज़ जब हम डिसाइड करते हैं ना, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। टाइप ऑफ जो मेरा सोर्स होगा कि कितने टाइम के लिए आपको वो फंड चाहिए, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, रिटर्न आपके बिजनेस का कितना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फाइनेंशियल डिसीजन जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसीजन यानी कि जो फंड्स है वो आप डिसाइड करते हैं कि आप किस सोर्स से लेके आओगे, पैसा कहाँ से लेके आओगे। और ये सोर्स जो होगा वो आप लोन लोगे, आप डिबेंचर इशू करोगे, या आप शेयर्स के फॉर्म में करोगे। तो ये चीज़ जब आप डिसाइड करते हैं ना, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। कौन से फैक्टर्स पे? फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फाइनेंस। तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फाइनेंस का मतलब अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो कॉस्ट है, ठीक है।
या फिर अगर आप डिबेंचर भी ले रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर भी एक तरह का लोन ही होता है, ठीक है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर शेयर भी अगर आप डिसाइड करते हैं ना कि हम शेयर कैपिटल से पैसा रेज करेंगे, उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करोगे, क्योंकि दोनों में जो चीज़ें हैं ना, जो पेमेंट का तरीका है कि डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स में तो ऐसा ही है कि लास्ट में सबको देने के बाद जो बचता है प्रॉफिट वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का नाम ही है प्रेफरेंस शेयर, तो दे हैव गॉट अ प्रेफरेंशियल राइट विथ रेस्पेक्ट टू रिसीविंग डिविडेंड ओवर इक्विटी शेयर्स। और भी जब आपका बिजनेस बंद हो रहा है, वाइंडिंग अप हो रहा है, उस टाइम भी जब आप पूंजी लौटा रहे हैं तो उस टाइम पे भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट है टू रिसीव देयर पूंजी, टू रिसीव देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसमें भी पेमेंट का ऑब्लिगेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डिसाइड करना होता है जब आप अपना सोर्स जो है वो डिसाइड कर रहे हैं कि इक्विटी शेयर